दिव्यांशु सिंह को भी नहीं पता है, बहुत अच्छा, चलो हम दोनों एक जैसे हैं, हमें नहीं पता है। लगभग 1857 में हुआ था ना। इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी शायद कहा जाता है हिस्ट्री में, लेकिन आज़ादी नहीं मिली, नहीं मिली ना। आज़ाद हो गए क्या 1857 में हम लोग? नहीं, ठीक है। और भैया आज़ादी नहीं मिली तो इंडिपेंडेंस का वार कहेगा? क्या कॉज था? इंडियन रिबेलियन नहीं बोलते हैं, सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं अदम में। अगर इंडियन रिबेलियन कोई बोल रहा है तो उस पर्सन को जो होगा थोड़ा सा जो ऑथर बोले होंगे ना, उनके ऊपर कंट्रोवर्शियल ऑथर ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, बिल्कुल बोला गया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बोला गया होगा। कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी, जैसे अभी हम लोग, छोड़ो उस पर हम लोग क्या जाना, सिपाही म्यूटिनी और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी पे कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे याद होगा, इस रिवोल्ट को सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते होंगे, अगर आप लोग को पता होगा तो। क्यों कहते हैं सिपाही म्यूटिनी? सिपाही असंतोष। ओरली बोल सकते हो, नो नेट की चैट कीजिए आप लोग, ओरली आप लोग बोल सकते हैं अगर चाहें तो, इच्छा हो तो। क्योंकि यूनिटी नहीं था, ये कंगना का गाना है। बाकी फराज रहमान, फराज रहमान क्यों इतने शांत हैं आप? सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखो क्या हुआ कि अगर मान के चलो सभी, तुम लोग का स्कूल है और सारे के सारे लड़के जो होंगे ना वो रिवोल्ट करना शुरू कर दें, सभी स्टूडेंट्स, बॉयज गर्ल्स, जूनियर सीनियर, सभी रिवोल्ट करना शुरू कर दें, ठीक। लेकिन अगर स्कूल में ये हल्ला कर दिया जाए कि ये सिर्फ सीनियर्स का रिवोल्ट है, सिर्फ सीनियर्स का रिवोल्ट है, जूनियर का इससे कोई मतलब नहीं, जूनियर कोई बेनिफिट देने वाला नहीं, तो क्या जूनियर्स उस रिवोल्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? सिर्फ सीनियर्स का रिवोल्ट है, नहीं आएंगे ना, ठीक। पूरा रिवोल्ट हो रहा था, हम कहते सिर्फ गर्ल्स के रिवोल्ट है, सिर्फ गर्ल्स की रिवोल्ट है, गर्ल्स की म्यूटिनी है, गर्ल्स जो है थोड़ा सा रुष्ट हो गई इसलिए रिवोल्ट करके रखेंगे। तो क्या वो रिवोल्ट का पावर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये तुक्का मारा था कि जो 1857 में एक बड़ा रिवोल्ट क्रिएट हो रहा था ना, उसने उसको क्यों क्रिएट होने के पहले ही खत्म कर दिया, सिपाही म्यूटिनी का नाम डालकर। अब हुआ क्या है कि सिपाही म्यूटिनी आपने कह दिया, जो आपने कह दिया कि ये सिपाही म्यूटिनी है, इट इज नॉट अ रिवोल्ट, ठीक। तो फिर आपके पास जो सपोर्टर्स है ना, वो सपोर्टर्स गायब होना शुरू हो जाएंगे, सपोर्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, फिर दूसरी जगह रिपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ सिपाही ही रिवोल्ट करेंगे, बाकी लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे। क्या आप भी वही सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं? एग्री करते हैं आप सभी कि नहीं? यस, ठीक। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो रिवोल्ट हुआ था, तुमने सुना होगा झांसी की रानी, झांसी की रानी क्या भारत को आजाद कराने के लिए आई थी? बहुत बड़ी वॉरियर थी, लेकिन क्या वो इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए आई थी? नो सर, वो केवल अपने झांसी को सर इंडिपेंडेंट कराने के लिए। झांसी के लिए, ठीक ना। अगर याद होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स न लगता तो झांसी की रानी शायद उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती। बेगम हजरत महल आई थी ना, बेगम हजरत महल का नाम सुने होंगे, नाना साहब का नाम सुने होंगे, तात्या टोपे का नाम, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। काफी लोग, यानी कि नॉर्थ तो यूनाइटेड था ऑलमोस्ट, हमारा जो यूपी बिहार बंगाल का एरिया है ये तो यूनाइटेड था, लेकिन तुम लोग इसी रिवोल्ट में देखना ना, पंजाब यूनाइटेड नहीं था, हमारे साथ नहीं था, साउथ वाले तो बिल्कुल शांत थे, कोई मतलब ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो क्या यूनिटी थी? यूनिटी इंडिया के नो अमॉन्ग सर। प्रेजेंट थी? नहीं थी ना। नो सर। समझ में आ रहा है? हम अगर लड़ रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कि अगर हम राजपूत हैं तो राजपूताना कुछ मिल जाए, अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम एरिया कुछ मिल जाए, अगर हम कोई और एरिया को अगर जीत के रखे हुए हैं कि ये मेवाड़ है मेरा, जोधपुर है, यहाँ पे इस एरिया को आजाद कर दीजिए, बाकी आप क्या कर रहे हो इंडिया का कोई मतलब नहीं। तो क्या ये रिवॉल्ट सक्सेस कर सकता था? नहीं ना। नो सर। जबकि 1857 का रिवोल्ट अगर कहा जाए तो 1857 का रिवोल्ट जो बाकी चलने वाले रिवोल्ट थे उनसे काफी अधिक पावरफुल था, लेकिन इसमें एक यही कमी थी। कमी किस चीज की? यूनिटी किस चीज, कमी किसकी? तो यूनिटी की। यूनिटी बिल्कुल थी ही नहीं। कंट्री वाले इंडिया के लिए लड़े ही नहीं, इंडिया के लिए नहीं लड़े, क्योंकि वो अपने आप को इंडियंस मानते ही नहीं, ठीक है। और अगर इंडियंस को, अगर वो इंडिया को मानते कि हाँ इंडिया हमारा कंट्री है, तो शायद 1857 जो होगा वो फर्स्ट एंड लास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता और हम लोग वहीं जीत गए रहते।
फिर रिवोल्ट करने की जरूरत पड़ती है नहीं, ठीक ना। यानी कि इंडिया में फीलिंग नहीं थी नेशनलिज्म की। इज इट क्लियर? इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे, ठीक ना। अब इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है यही कि भाई ये फीलिंग आई कैसे। तो एक चैप्टर जो स्किप किया गया है वियतनाम, वियतनाम हम लोग हटा चुके हैं, वही चाइना वाला। क्या होगा कि कॉलोनीज आते हैं, कॉलोनी समझ में आ रहा है ना, कॉलोनीज क्या होते हैं, कॉलोनीज आप लोग को पढ़ाए फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में। कॉलोनीज एक दूसरी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर जाकर अपन रूल कर सके तो उसको कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलोनीज का अगेंस्ट जो एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, वही डिससेटिस्फैक्शन जो होगा वो नेशनलिटिक फीलिंग लेकर आता है। कॉलोनीज के अगेंस्ट में जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा वही क्या करेगा, इट विल क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन। बात आ रही समझ में। और ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में ना तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आएंगे, प्रोमिनेंट लीडर, बहुत ही अधिक एंथुजियास्टिक लीडर, उनके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। चंद्रशेखर आजाद का नाम आई होप सभी जो होंगे उनसे इंस्पायर होते होंगे, सभी के इंस्पिरेशन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक ना। इन सभी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हाँ लेकिन मैं थोड़ा बहुत इनको इंटर कराऊंगा जबरदस्ती, आउट ऑफ सिलेबस से फिर भी इंटर कराऊंगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस से फिर भी इंटर जरूर कराऊंगा इनको, लेकिन इस चैप्टर के हीरो बनकर आएंगे कौन, तो महात्मा गांधी, ठीक ना। महात्मा गांधी क्यों बनेंगे हीरो, क्योंकि इन्होंने फीलिंग क्रिएट करा दी, किसकी, तो जिसकी कमी थी 1857 में, किस चीज की कमी थी, किसकी कमी थी, यूनिटी की। ये यूनिटी लेकर यूनिटी। कौन आएंगे, महात्मा गांधी लेकर आएंगे। भले ही हमारे जो बहुत सारे लीडर्स थे जो कि खून दिए हैं, अपना बलिदान दिए हैं, सेक्रीफाइसेस प्रोवाइड किए हैं, बट स्टिल उन सभी को मोटिवेट करने वाले अगर कहीं एक लीडर आते हैं तो महात्मा गांधी आते हैं, इसलिए इनको तुम लोग सुनते होगे बापू, बहुत ही फेमस पोजीशन को दिया गया है, ठीक ना, ठीक है। हाँ हाँ कंगना, क्या करें, ऑफलाइन क्लास में हम लोग डिस्कस किया जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा, सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। काफी लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी के कारण आज़ादी मिली है, काफी लोग ये मानते हैं कि महात्मा गांधी के कारण ही आज़ादी हमें देर से मिली है, या फिर इंडिया का, तो अलग अलग सोच पे है, थिंकिंग है, अपने अपने व्यूज हैं, सबके अपने अपने व्यूज होंगे, सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक ना। ओके, चैप्टर शुरू किया जाए। ठीक है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को देखते हैं। तो इंडिया की तरह, इंडिया में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा कि ये नेशनलिटिक फीलिंग के बारे में हम लोग पढ़ना है। नेशनलिटिक फीलिंग कहाँ से आई, तो जैसे बाकी सभी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, वही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इंडिया में भी चलेगा, और वही क्योंकि हमारा दुश्मन एक है तो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कहावत होती है, तो चलो भाई हम लोग दोस्त बन जाते हैं, और हम लोग दोस्त बन जाएंगे तो हम लोग एक दूसरे से अपने फीलिंग शेयर करना शुरू करेंगे, एंड वी विल बिकम, दोस्त जो थे अब ब्रदर बन जाएंगे, फ्रेटर्निटी जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी, फ्रेटर्निटी के बाद ब्रदरहुड आ जाएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड से बड़े ब्रदर हो गए, ठीक है। और ये सभी के सभी इसमें देखा क्या जाएगा कि जो कॉलोनी आई थी, कॉलोनी पहले एक लोगों को लगता था कि सिर्फ लोअर कास्ट वाले को परेशान करे, लेकिन कॉलोनी जो होंगी वो सबको परेशान करेगी, ठीक। इंडिया के अंदर महात्मा गांधी हीरो बनकर आएंगे, जो लोगों को फोर्स करेंगे, और फोर्स करने के बाद जितने भी अलग अलग मूवमेंट चले थे उन सभी मूवमेंट को एक करेंगे, एक साथ एकजुट करेंगे, ताकि ये मूवमेंट का जो पावर वो बढ़ जाए और ब्रिटिशर्स उसकी बातें मान ले और इंडिया छोड़कर भाग जाए। सिंपल सी बात है, इंडिया छोड़कर भाग जाए, छोड़ के चले जाइए बिना किसी कंफ्लिक्ट के, इसलिए तो इतना चीज किया जा रहा है। तो ये कॉन्सियसनेस कैसे जगी, क्या होता है, यही है इस चैप्टर का मेन मोटो, ठीक। समझ में आया ना बात, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है, कोई मार कोई झगड़ा नहीं, कोई बंदूक की गोली जनरली नहीं चलेगी, वैसे तो चलेगी ही, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक ना। अब देखो, हम लोग जो लास्ट चैप्टर बिगिन किए थे वो बिगिन खत्म, लास्ट चैप्टर जो बिगिन किए थे तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, एक इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट था बाल्कन्स वाला। यूरोप हम लोग पढ़ रहे थे, बाल्कन्स पहुंचे थे शायद, ठीक ना। तो यूरोप में हम लोग बाल्कन्स पहुंच चुके थे, और बाल्कन्स हम लोग जो पहुंचे थे तो वहां पे देखे थे क्या, हेलो वॉइस आ रही सबको मेरी, यस सर, बट आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वीडियो नहीं आ रहा, वॉइस तो आ रहा है ना, चलिए। तो होता क्या है,
1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है इंडिया में। कहाँ चलता है सर? इंडिया तो उसमें पार्ट किया ही नहीं था। वॉइस रिस्पॉन्स दीजिएगा, इंडिया में चलता है कि नहीं चलता है? नहीं नो चलता है। सर, नहीं। इंडिया सर उसमें पार्ट लिया ही नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पार्ट इंडिया था ही नहीं सर उसमें। ठीक है, चलो अपने व्यूज है। इंडिया जाहिर सी बात है, इंडिया उसमें पार्ट नहीं लिया था। एक्सिस और एलाइज के बीच में युद्ध हुआ था, यही कहना चाह रहे हो ना? अगम में बोल रहे थे ना? कौन बोल रहे थे ये? लेकिन किसी ने कहा कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया भी था। ये कौन कहा है? ये जो दो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कौन कौन है ये दोनों? तो मैंने कहा है कि इंडिया ने पार्ट नहीं लिया है। इंडिया ने पार्ट नहीं लिया है, सुमित राज। और कौन कह रहे हैं इंडिया ने पार्ट लिया है? नहीं लिया, मेरा भी दिव्यांशु सिंह कह रहे हैं कि इंडिया ने पार्ट लिया है। ठीक है, देखो इंडिया पार्टिसिपेट हुआ था, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह पर सही है, समझते हैं। ठीक, दो जो भी बोला, आगाम में क्यों डर गया? हो गया। इंडिया एक्चुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया था उस रिवोल्ट में, लेकिन ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये तो पार्टिसिपेट किया था ना। और इंग्लैंड की कॉलोनी थी साउथ अफ्रीका और इंडिया पे। तो इंग्लैंड अपने बिहाफ पे, अपने तरफ से इंडियंस को भी शामिल कर दिया, जबरदस्ती इंडिया को शामिल कर लेगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन इंडिया शामिल था। ठीक, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने में, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ये भी था। दोनों के डाउट क्लियर हो गए, दिव्यांशु और सुमित? यस सर। ठीक है, हाँ, इनडायरेक्टली था वो। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार काफी हद तक नेशनलिस्टिक फीलिंग क्रिएट करने में इंडियंस को हेल्प करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण बताओ, युद्ध हुआ विश्व का और नेशनलिस्टिक फीलिंग क्रिएट हो रहा है। वही चीज है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब यहाँ पे कोई चोर चोर मौसरी भाई मत कर देना, सब इंडिया की बात आ रही है, इंडिया का रिस्पेक्ट बचा के रखना है, ठीक ना? तो कुछ कुछ पॉलिसीज आते हैं उस टाइम पे जो कि बहुत बुरी पॉलिसीज थी इंडिया के लिए। सबसे फर्स्ट कि युद्ध अगर होगा, अगर वार होता है तो वार में वार फेयर खर्च लगेगा कि नहीं लगेगा? युद्ध का रहेगा ना? अरे बताइए मुझे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, खर्च यस लगेगा सर। ना? बिल्कुल लगेगा खर्च। यस सर। खर्च, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो आपको कहीं ना कहीं से देने ही होंगे, कहीं से दीजिए। अब इंडिया, इंग्लैंड की कॉलोनी है इंडिया पे, तो इंग्लैंड का खर्च हो रहा है, तो इंग्लैंड किसको अधिक प्रताड़ित कर सकता है, किसको अधिक परेशान कर सकता है? इंडिया। इंडिया को, इंडिया। या जो भी कॉलोनी होगी वहां पे। यस सर, तो वो साउथ क्या अफ्रीका। करेगा? वार लोन उसको देना है, अपना वार फेयर निकालना है। वार फेयर निकालना शुरू कहां से किया? तो इंडिया से। जबकि इंडिया को सीधे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम जबरदस्ती जो होगा वहां से खर्च ले रहे हो। और खर्च कैसे ले रहे हैं? तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी क्या होगा? मोबाइल फोन आपको खरीदना है, वैसे मोबाइल फोन था नहीं, चलो फूडिंग खरीदना है, तो 5 का सामान आपको 15 में देना शुरू कर दिया, 10 में देना शुरू कर दिया। जनरली उसने सारे सामान जो थे उसको डेवलप कर दिया, दुगना कर दिया दाम। ठीक, जितना पैसा होगा वो पैसा हम लेकर जाएंगे। हाँ भाई, सही होता तो फिर दुश्मनी क्यों होती है गम में? ठीक ना? तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ गया वार लोन को मेंटेन करने के लिए। टैक्सेस उसने बढ़ा दिया कि जो टैक्सेस आप दे रहे थे वो टैक्सेस आप इंक्रीज कर लीजिए। ठीक, समझ में आ रही बात? ये दो चीजें क्रिएट कर दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, ठीक ना? आगे वो क्या करता है? युद्ध करना होगा तो युद्ध करने के लिए लोग तो चाहिए, वॉरियर्स चाहिए अटैक करने के लिए। अब उसको मिल नहीं रहे हैं सोल्जर्स, तो वो क्या किया? जहां पे भी जितने भी गांव, जनरली उसमें पूरा का पूरा गांव था, शहरीकरण बहुत कम हुआ था, तो सभी के सभी गांवों में से जितने भी एबल पर्सन है, वेदर दे आर विलिंग और नॉट, आप खेत पे जा रहे हो, कुल्हाड़ी चलाने वाले आदमी हो, कुदाल चलाने वाले आदमी हो, लेकिन आपको पकड़ के ले जाएगा, चलो बंदूक चलाओ, और फोर्सली आपको जबरदस्ती भर भर कर लेकर जाया जाएगा, चलो युद्ध करने चलते हैं। ठीक है, इसको कहा जाएगा फोर्स्ड इक्विपमेंट। ये शुरू कर दिया गया। ये दोनों पॉलिसीज क्या, इससे इंडियंस के मन में ब्रिटेन के लिए गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। सब आ रहे हैं भाई, एंगल में आ रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? अब उसके बाद क्या होगा? 1914 टू 1918 कंडीशन तो क्रिएट हो ही गया है, लेकिन तभी क्या होता है कि भाई, नहीं होता है सर मुड़ाते ही ओले पड़े। उसी टाइम पे क्योंकि एबल पर्सन तो जा चुके थे, अब कंट्री के अंदर कोई अच्छा वेल डिफाइंड पर्सन नहीं था, वेल ट्रेंड पर्सन नहीं था जो एग्रीकल्चर वगैरह कर सके। तो इंडिया में एग्रीकल्चर का आउटपुट बंद होता है और फेमाइन स्टॉक कर जाती है, अकाल पड़ जाता है। अकाल समझ में आता है ना? भूखमरी, खाना ही नहीं मिलेगा। अब इसमें हेल्प मांगा गया, क्योंकि सरकार आप हो तो आप हेल्प करोगे, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इनको इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम तुमको हेल्प करने वाले नहीं। चलो अकाल पड़ गया, मर रहे हो तो मरो। और इन्फ्लुएंजा नाम की डिजीज जो थी वो भी आ गई, बीमारी भी फैल गई।
ठीक ना, 20 में 1920-21 में वो बीमारी फैल गई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं किया इंडियंस को। तो ये सारे के सारे जो कॉजेस थे विच वर द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन सभी ने ब्रिटिश के प्रति एक इनॉर्मस जो होगा वो एग्रेशन क्रिएट करा दिया। समझ रहे हो? और ये जो इनॉर्मस एग्रेशन था उसने बीज बो दिया किस चीज का? नेशनलिज्म का। ठीक है, बात आई समझ में? यस सर। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है, एग्जाम में आता भी है कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वार impacted on the feeling impacted on rising the feeling of nationalism amongst the Indian। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने कैसे इंडियन के अंदर नेशनलिटिक फीलिंग जो है वो क्रिएट कर दी। कौन कोई बता सकता है क्या कैसे? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोगों को क्लास से बाहर भी करना है, तो थोड़ा देख लें कहाँ से आंसर नहीं आ सकता है। अपराजिता, आपसे आशा है कि आप आंसर कर देंगी। अपराजिता अनम्यूट कीजिए। अपराजिता, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्लास में एंटर कीजिएगा। चलिए, ओके। करिश्मा, करिश्मा कुमारी, करिश्मा। यस सर। करिश्मा जरा मुझे बताइएगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ने कैसे फीलिंग क्रिएट कर दी नेशनलिज्म की? देयर वाज अ फूड शॉर्टेज There was a food shortage और एंड इन्फ्लुएंजा डिजीज और ठीक है, स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा डिजीज, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक कर सकते हो। स्प्रेड ओके, and taxes was imposed, custom वेरी गुड। duties are raised, so we can say that the nationalism of feeling। ठीक, ओके। पिंकी, हाँ बताइए पिंकी। Yes sir, first is post requirement, फर्स्ट वाज पोस्ट इक्विपमेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, second is food shortage, फूड शॉर्टेज, third is क्या बोलते हैं उसको, डिजीज आया था, पेंडेमिक आया था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स, और फोर्थ इज सर कस्टम ड्यूटीज, इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटीज। बहुत अच्छे, चलिए सही है। हाँ, कंगना कह रही है तो उसमें महात्मा गांधी आ चुके थे। देखते हैं महात्मा गांधी आए थे कि नहीं आए थे। रुक जाओ, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक बिगिन कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन इसमें सबसे पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वार। देख लीजिए, आपके जो भी आंसर्स थे वो नोट्स में आपको दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या कॉजेस, फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे क्रिएट करता है? तो एक नया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुका था कंट्री के अंदर। ह्यूज इंक्रीज हुआ था डिफेंस एक्सपेंशन में। डिफेंस एक्सपेंस में काफी अधिक खर्च हुए थे और उसको फाइनेंस करने के लिए इंग्लैंड ने बहुत सारे लोन लिए थे और उस लोन को पूरा करने के लिए उसने टैक्स इंक्रीज कर दिया, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दिया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इनकम टैक्स भी लेना शुरू कर दिया, कितना कमाते हैं उस समय। फिर आगे उसने क्या किया, तो उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया, प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया। प्राइस इतना बढ़ाया कि डबल हो गया प्राइस। और प्राइस जब बढ़ते हैं तो हार्डशिप हो गया। हार्डशिप मतलब होता है काम खूब करेंगे लेकिन खाने पीने कुछ मिलेगा नहीं। और ये चीज जो होंगी उसने एंगर क्रिएट कर दिया था सभी लोगों के अंदर। और फिर क्या होता है कि 1918-19 और 2021 जो फिजिकल ईयर्स होते हैं, ये समय एक्वायर्ड शॉर्टेज ऑफ फूड ये क्रिएट हो गया। और लास्ट में एक और कॉज था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ठीक ना, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का क्या होता है, ये माना जाता है कि 1921 में 12 to 13 मिलियन इतने लोग जो थे वो मारे जा चुके थे इस फेमाइन के चलते या इस एपिडेमिक के चलते। ठीक ना, तो ये सारे कंडीशंस क्रिएट किए गए थे दैट वेयर बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इन्होंने नेशनलिटी फीलिंग जो थी वो क्रिएट की। तो नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको जरा। जस्ट लाइक
नहीं, इतने लोग नहीं मरे बाबू इस बार इस पेंडेमिक में। डन सर डन। निहारिका, हैव यू कंप्लीटेड? सर 2 मिनट सर, 2 पॉइंट्स बाकी है अभी। ओके। अगम में पूछ रहे हैं पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा क्या? सर मैं बताऊं? बोलो सुनो। सर पेंडेमिक से मतलब होता है कि सर कोई भी महामारी पूरे विश्व स्तर पे फैली हो, और एपिडेमिक मतलब सर किसी पार्टिकुलर एरिया में। वेरी गुड। एपिडेमिक जो होगा किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए होता है। यहाँ पे जो एपिडेमिक है वो जनरली पूरे महाराष्ट्र वगैरह में होता है, उस एरिया में। और वहीं पे जो पेंडेमिक होता है वो पूरे के पूरे विश्व में होता है, ठीक ना। 1920 में वैसे पूरे विश्व में पेंडेमिक भी आया था। ओके, हर 100 साल के बाद कहा था कि पेंडेमिक रिपीट कर रहा है। ऐसे मतलब कि क्या है, डाटा अवेलेबल है हमारे पास। आई थिंक सभी नोट कर चुके होंगे। हाँ पेंडेमिक है ये, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड चला है ना, सभी जगह है, तो पेंडेमिक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इन्फ्लुएंजा एक एपिडेमिक है, इसी समय प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक पेंडेमिक था, सब जगह प्लेग फैला हुआ था, इसी टाइम पीरियड में प्लेग फैला हुआ था, पेंडेमिक। ओके, वॉइस कट रहा है क्या मेरा? वॉइस आ रही है सबको मेरी कि प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत? आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक, ओके चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग। तो फोर्स रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन तो आई थिंक सबको क्लियर होगा, इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब समझते हैं, महात्मा गांधी का क्वेश्चन आया था, तो महात्मा गांधी जो है, थोड़ा सा महात्मा गांधी को हम समझ लेते हैं। महात्मा गांधी पढ़ने गए थे भाई, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे साउथ अफ्रीका, जानते होगे सब। यस सर। तो महात्मा गांधी के साथ एक Yes, गेम हो sir. गया था।
बेचारे कभी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर घमंड में चढ़ गए थे ट्रेन में किसी ने, और ट्रेन में पहुंच गए थे कि हम भाई फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं है तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठेंगे। पहले लोगों ने समझाया कि आप सेकंड क्लास कंपार्टमेंट चले जाइए, थर्ड क्लास में चले जाइए, आप एलिजिबल नहीं हो फर्स्ट क्लास के। उन्होंने कहा कि टिकट है तो क्यों एलिजिबल नहीं है। और रिजल्ट ये हुआ कि उनको जो होगा ट्रेन से उतार दिया गया, या अदर वर्ड्स में कहा था ट्रेन से फेंक दिया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। और महात्मा गांधी इस चीज के अगेंस्ट, भाई किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया तो वो इस चीज के अगेंस्ट चले गए, और उन्होंने वहां पे शुरू कर दिया सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, जिसको कहा गया सत्याग्रह। ठीक ना। महात्मा गांधी कहाँ सत्याग्रह शुरू किए हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किए। रेशियो जो था गोरे और काले उसके अगेंस्ट में, थोड़ा सा फेमस हो गए तो फिर इंडिया लौट आते हैं। इंडिया जब आते हैं, ईयर होता है वो 1915 का, जनवरी 1915 में इंडिया आते हैं। तब यहाँ पे कंडीशंस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, था ना। तो महात्मा गांधी वायलेंट आदमी कि नॉन वायलेंट आदमी? वायलेंट है कि नॉन वायलेंट है पर्सन? नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट। तो ये पर्सन क्या करेंगे, इस वार का सपोर्ट करेंगे कि नहीं? नहीं। नो सर। नेवर। लेकिन ये आदमी इसको सपोर्ट किए, ये पर्सन, और ये फोर्स रिक्रूटमेंट में बहुत अधिक हेल्प किए हैं। ऐसा हिस्ट्री कहता है कि फोर्स रिक्रूटमेंट में काफी अधिक हेल्प किए, लोगों को मोटिवेट किया कि भाई जाइए, अधिक से अधिक जो होगा आप योगदान दीजिए, भले खुद नहीं गए युद्ध करने के लिए। खुश थे, समझते थे कि जब गब्बर खुश हो जाएगा तो शाबाशी देगा। समझ रहे हो ना? कौन गब्बर है अभी? ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन। और शाबाशी में क्या देंगे? इंडिपेंडेंस। ठीक ना। गब्बर खुश तो हुआ लेकिन शाबाशी नहीं दिया। महात्मा गांधी का भाई सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर चुका। इधर महात्मा गांधी तब तक हीरो बनना शुरू हो चुके थे। ठीक ना। तो महात्मा गांधी इंडिया में कब आए हैं, ये ईयर बताइए मुझे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं? 1915, 30 जनवरी 1915। जनवरी बस रखना, 13 नंबर लगाना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, क्योंकि कहीं कहीं बुक में 1914 में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ पे बिगिन किया था ये जो फीलिंग था सत्याग्रह का? चंपारण बिहार। साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह का अगर डेफिनेशन पूछे तो स्ट्रगल फॉर ट्रूथ या डिमांड फॉर ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सब जो आप कर सकते हो। इनका ये कहना था कि अगर आप सही हो, देखो यहाँ पे ये सजेस्ट करते थे कि अगर तुम सही हो, इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, आप अन्याय के खिलाफ हो, तो फिजिकल फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है जो आपको दबा रहा है। आप क्या कीजिए कि आप उनसे बिना अग्रेस हुए नॉन वायलेंट मेथड जो होगा उसके थ्रू वर्क कीजिए, और रिजल्ट क्या होगा कि वो ऑपरेशन खुद एक दिन भाग जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रही बात? ये महात्मा गांधी की सोच थी। ठीक, महात्मा गांधी की जो डिमांड थी वो किस पे थी? सत्याग्रह के ऊपर। कैसे डिसीजन चाहते थे महात्मा गांधी ने इसी के ऊपर अपना। हाँ हाँ, वही 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 मुन्ना भाई नहीं देखे हो तुम लोग? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे देना चाहिए, लेकिन दूसरे में मारे तो पता नहीं क्या करना चाहिए। समझ में आया होगा? ओके। तो महात्मा गांधी को हम देखते हैं कि महात्मा गांधी इंडिया में तो आ गए। अब इंडिया में आने के बाद ये तो एक तो फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह थोड़ा बहुत हीरो बनना शुरू कर दिए। एक्चुअली में होता क्या है कि ये पर्सन इंडिया में ट्रेवल करते हैं और इंडिया में ढूंढते हैं कि आखिर क्यों हम लोग का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो फेल कर गया। तो कॉज मिला, यूनिटी नहीं थी। यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। वैसे महात्मा गांधी अगेंस्ट थे वायलेंट मेथड के, लेकिन ये यूनिटी के सपोर्ट में थे। और ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे भ्रमण करना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करते हैं, टूरिंग करना शुरू करते हैं, लोगों को जानना शुरू करते हैं, और पहुंचते हैं 1916 में बिहार में। और बिहार में पहुंच जाते हैं चंपारण में। चंपारण पता है किसको, कहाँ पे है चंपारण? चंपारण का बिहार में। अरे भाई चंपारण मतलब अभी प्रेजेंट पूछ रहे हैं, बिहार में तो है। बिहार में पहुंच गए चंपारण। चंपारण अभी प्रेजेंटली आ रहा नहीं है चंपारण। सर नेपाल के बॉर्डर के पास। हाँ, नेपाल के बॉर्डर के पास है। अभी प्रेजेंट डे तुम लोग सुनते हो, बेतिया सुनते हो? बेतिया ईस्ट चंपारण और मोतिहारी ईस्ट चंपारण, यही एरिया है चंपारण। ठीक है, मैप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चंपारण बिहार में, बिहार मैप में पता है ना कहाँ पे है? यस सर। नहीं पता होगा तो बाबू हम पता लगवा देंगे, ये चीज का ध्यान रखना सर एकदम। तब तक ढूंढ ढांड के रख लेना कहाँ पे है चंपारण सही से। ठीक है,
अब यहाँ पे हो क्या रहा था कंडीशंस समझिएगा। इस जगह पे नील की खेती होती थी, इंडिगो, ठीक ना, इंडिगो आया नया उजाला वाला, ठीक ना, उसकी खेती होती थी पहले। ये एक नेचुरल डाई था, ठीक। अब भले सिंथेटिक हो चुका लेकिन पहले नेचुरल डाई था, बहुत हेवी डिमांड में होता था। नील की खेती की जाएगी, उसके डाई जो होंगे उसको यूज किए जाएंगे। हाँ, इट वाज ए कैश क्रॉप, बेचे जाएंगे, इंडस्ट्री में चले जाएंगे, वो ब्रिटेन वगैरह में काफी डिमांड में था। और ब्रिटेन खरीदती थी इंडियन वाले से, एग्रीकल्चर करती थी। अब तो भाई इंडियन वाले जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके बहुत सारे घाटे हैं, क्योंकि जिस खेत जो बहुत अधिक हाईली फर्टाइल लैंड होगा उसी एरिया में इसकी खेती की जा सकती है। और दूसरा, जिस एरिया में नील की खेती कर दी वो क्या करता है कि उसको वो स्टेराइल बना देगा, उस एरिया को बंजर कर देगा, न्यूट्रिशन जो होगा हमेशा ठीक से रहेगा। इसके बावजूद इतना करने के बाद क्या होगा कि वो लोन जो होगी वो काफी कम पे करती थी अपने क्रॉप्स के लिए। कैश क्रॉप था भाई, इंडियन फार्मर तो कुछ कर नहीं सकते थे, खाएंगे तो नहीं मिलना, तो पेमेंट उनको काफी कम मिलेगा। काफी लोगों ने इग्नोर कर दिया कि नहीं भाई हम इस पेमेंट तो आपको देंगे नहीं। ब्रिटेन आई जबरन, तो ब्रिटिश आई जबरन, इधर आई तो कुछ लोग होते हैं मूडी, उन्होंने फोर्सेस को, ठीक है समझ रहे हो। अब फोर्सेस के ऊपर कोई अगर वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, ब्रिटेन चल रहा है, वो डबल रिस्पॉन्स करेंगे उसके ऊपर। उन्होंने डबल रिस्पॉन्स किया और यहाँ पे यूनिटी नहीं थी अमॉन्ग्स द फार्मर। रिजल्ट हुआ कि काफी ब्रूटल माहौल जो वहाँ पे क्रिएट हो गया। महात्मा गांधी यहाँ पे युद्ध तो नहीं कराते लेकिन लोगों को एकजुट कर लेते हैं। अगर तुम सब एकजुट हो जाओगे तो तुम्हारी जो डिमांड है क्या है, तो भाई इंक्रीज कराना है रेट, यही ना, ये तुम्हारे मान ली जाएंगे। सभी लोगों को लेक्चर देते हैं, 2-3 महीने लेक्चर चलता है और महात्मा गांधी सक्सेस कर जाते हैं। यहाँ पे उनकी डिमांड फुलफिल कर दी जाती है और महात्मा गांधी यहाँ से एक प्रॉपर लीडर बनना शुरू हो गया 1916 से। समझ में आई बात, ठीक है। 1916 से महात्मा गांधी सपोर्टर हो गए, एक लीडर बन गए। अभी तक महात्मा गांधी ब्रिटेन के भी सपोर्टर में है, क्योंकि वही चीज ध्यान रखना कि महात्मा गांधी के अगेंस्ट ज्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि पोस्ट इक्विपमेंट में भी काफी हेल्प करते थे। भाई बोल देते कि जाओ युद्ध करने जाओ तो काफी लोग चले जाते थे लड़ने। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह इन इंडिया कब और कहाँ? चंपारण in 1916। चंपारण इन 1916, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद, अब ये बुक में जो होगा अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी से हम लिए हुए हैं क्योंकि हम खुद पढ़ाते हैं 1917 सभी को, लेकिन तुम लोग को पढ़ा रहे हैं दो अलग अलग, इधर 1917 और 1918, ठीक ना। तो महात्मा गांधी उसके बाद पहुंच गए खेड़ा। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का मैप में पता होगा, पाकिस्तान के आसपास में चिपका हुआ, ठीक। खेड़ा पहुंचते हैं और खेड़ा में वही प्लेग एपिडेमिक फैला हुआ था, प्लेग, ठीक है। अब यहाँ के लोग जो होंगे वो क्या कर रहे हैं कि रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं, हाँ वैसा ही वही नहीं आते हैं, ठीक ना। वहाँ के लोग जो होंगे वो क्या करते हैं, टैक्स नहीं दे पा रहे थे और वो भी वही चीज कहते हैं कि भाई थोड़ा सा टैक्स कम कर दीजिए, या आप टाइम जो होगा उसको थोड़ा हमें टाइम टेन्योर दे दीजिए, ठीक। हम अभी इनकेपेबल है पे करने में। ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे, महात्मा गांधी यहाँ पे गए, मास मोबिलाइजेशन किए और फिर ब्रिटिशर्स इस चीज को मान गया। दूसरा जगह, दूसरा इनका फेमस हो गया 1917, ठीक ना, खेड़ा में। खेड़ा कहाँ था? गुजरात में। और तीसरा 1918 में ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं, अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे वो भाई लो वेज पे काम करवाते थे वर्कर से, लो वेज देंगे, वर्किंग आवर अधिक होगा, तो महात्मा गांधी यहीं पे कि वेज बढ़ाइए, वर्किंग आवर कम कीजिए, ये डिमांड लेकर जो होगा उन्होंने एक और रिवोल्ट वहां पे शुरू कर दिया 1918 में अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह 16, 17, 18 शुरू हुआ वेस्ट चंपारण से, उसके बाद गए गुजरात में, फिर गए गुजरात में ही, ठीक। पहला होता है आपका चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। याद रहेगा सभी को? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों मैप वर्क हैं, तीनों क्वेश्चन मैप से आते हैं और बहुत ईजी है दिखाना। भाई बिहार में चंपारण तुमको कहाँ है वो नहीं दिखाना, बिहार में कहीं डॉट मार दो हो गया, गुजरात में कहीं डॉट मार दो हो जाएगा तुम्हारा। गुजरात वाला एक बार और, गुजरात में 2 रिवोल्ट उन्होंने करवाया है। एक रिवोल्ट उन्होंने करवाया है किस चीज के लिए, तो कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर कि मेरा वेज कम करवा दीजिए, मेरा वेज बढ़ा दीजिए और वर्किंग आवर कम करवा दीजिए, इसके लिए 1918 में महात्मा गांधी ने रिवोल्ट करवाया। और दूसरा उसने रिवोल्ट कराया है 1917 में, उसके पहले ही वो क्या, तो रेवेन्यू जो था वो कम करवा दीजिए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने रिवोल्ट क्या किया, मास मोबिलाइजेशन किया, ठीक। तो ये 3 उनके हैं, नोट डाउन कर लीजिए जरा आपके सामने जो भी स्क्रीन के ऊपर है। निहारिका समझ में आया आपको? निहारिका, तानवी, तुम्हारा
तुमको ज्यादा वेट समझ में नहीं आता है? दो दो नाम लेकर घूम रही, निहारिका भी तानवी भी। ओके, डन डन, ठीक है। चलिए, डन तो बहुत अच्छी बात है। रश्मि वर्मा, रश्मि, रश्मि वर्मा, तुम लोग क्लास भी करते हो कि सिर्फ तुम बहुत लोग ज्वाइन करके चले जाते हैं? रश्मि वर्मा, वॉइस आ रही है आपको मेरी? चलिए, कुछ लोग क्लास के बाहर भी हैं, बहुत अच्छी बात है। रोशनी सिंह, रोशनी सिंह, रोशनी सिंह, ओके नेक्स्ट। युवराज सिंह, युवराज, सभी को वॉइस आ रही है ना मेरी? ऐसा तो नहीं है किसी को सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है सर। युवराज सिंह, Ferrari, युवराज आर यू देयर? युवराज नहीं, इनको भी सुनाई नहीं दे रहा। अब कितने बचे हम लोग? 15। पीयूष, पीयूष रंजन, पीयूष रंजन, हाँ बाबू, खाली होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया के क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा अगर कंडीशन रहेगा तो बिल्कुल क्लास खाली करना पड़ेगा मुझे। दो बच्चे पढ़े हैं वो बेटर है, लेकिन वही पढ़े जो कि आंसर करें। करिश्मा, करिश्मा कुमारी, Yes, sir. चलो एक तो रिस्पॉन्स है। वेरी गुड करिश्मा, बस ऑफ कर लीजिए आप, नो क्वेश्चंस। रागिनी गुप्ता,
Yes, sir. कब फर्स्ट रिवोल्ट, कब वो फर्स्ट जो होगा सत्याग्रह कब करवाए थे महात्मा गांधी और कहाँ पे? तो 1915 में साउथ अफ्रीका। 1916 में साउथ अफ्रीका चले गए थे वो, 1915। साउथ अफ्रीका में। यस सर, उसके बाद 1916 चंपारण बिहार। 1915 में वो इंडिया में आए थे, उनका 1900 में पहले का रिवोल्ट है, ठीक ना? यस सर। ठीक है, तो चलिए। सुमित राज, यस सर। बाबू आप जरा क्लियर करो तो। सर इंडिया में सर फर्स्ट टाइम उन्होंने 1916 चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया था। सेकंड सत्याग्रह इंडिया में। देखो जो क्वेश्चंस पूछ जाएंगे तुमसे इंडिया के ही पूछ जाएंगे कभी भी। ठीक यार क्या बोलो उसको रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, उसने मुझे रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया है। हाँ बोलो। सर सेकंड सत्याग्रह इंडिया में सर उन्होंने 1917 केडा गुजरात में किया था, केडा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अच्छा, आपसे पूछा जाए मिल वर्कर्स के अगेंस्ट कौन सा रिवोल्ट था? सत्याग्रह था। मेरे मुंह से रिवोल्ट बार बार निकले, सत्याग्रह था। सर मिल वर्कर्स के अगेंस्ट सर वो अहमदाबाद में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 1918 में। वो रेवेन्यू बोल रहे मतलब कि वेजेस बढ़ाने के लिए। ठीक है। और सर वर्किंग आवर कम करने के लिए। अच्छा, एक पैंडेमिक का रिवोल्ट हुआ था, पैंडेमिक हुआ था, उसके एक कारण इन्होंने एक सत्याग्रह किया था, वो कौन सा था? अगम्य बताएंगे आप? नहीं, अगम्य प्रताप सिंह बताएंगे। अगम्य सुन रहे हो ना? यस सर। हाँ बताइए तो बाबू। एक पैंडेमिक के कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो उसके लिए एक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने करवाया था, वो कौन सा था? व्हाट वाज दैट? सर खेड़ा में सर न, खेड़ा में? सर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सर गुजरात में कराया था, वो पीजेंट्स ठीक है, पीजेंट्स वाला सर। ठीक, तीनों के तीनों रिवोल्ट आई थिंक सभी को याद हो, और सभी फिर से लग रहा है कि एग्जिट करके क्लास ज्वाइन भी कर लिए, जो जिसको हम क्लास से बाहर किए थे। अगली बार से ध्यान रखना, सब क्लास में रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है, और कल के क्लासेस में आप सभी की वीडियो ऑन रहेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आप थोड़ा, अब हम पहचाने भी कि कौन कौन लोग आंसर कर पा रहे हैं, रिकॉग्निजेबल नहीं हो कोई भी आप लोग अपने समझे। ठीक, अब देखो ये तीन जो रिवोल्ट हुए हैं, तीन जो सत्याग्रह हुए हैं, ठीक ना, इन तीनों के लीडर मुख्य रूप से कौन है? इन तीनों कौन है? इंडिया की बात है बाबू, एक एक पॉइंट मुझे चाहिए याद तुम सभी को। गांधी जी का सपोर्ट, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? महात्मा गांधी की फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है, अब सब कुछ चाहे कि हमारा जो लीडर बने कौन बने, तो महात्मा गांधी बने। ठीक है। अब इस समय क्या होता है कि इधर तो 1918 तक तो एक अपना काम हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है, रिजल्ट तो तुम लोग देख ही ले रहे हो। 1919 में भी कुछ चीजें होंगी, लेकिन 1919 में ही ब्रिटेन जो होगा वो पंजाब को कंट्रोल करने के लिए, जनरली पंजाब, क्योंकि पंजाब एक ऐसा एरिया बन चुका था ना जहां पे एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो होगा सबसे अधिक चल रहा था। ठीक है, मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको? रश्मि वरा को मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? निहारिका आ रहा है सर। सभी को आ रहा है? ठीक है, रश्मि फिर से कनेक्ट करो। ठीक, तो एक एक्ट आ गया जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। इतिहास में इसको काला कानून बोलते हैं, हिस्ट्री में इसको काला कानून बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था कि लोगों का जो राइट था, एक फंडामेंटल राइट, वही छीन लिया। इसमें किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट करने के बाद 2 सालों तक जेल में रखा जा सकता था। और समझ जाओ, अगर 2 साल तक जेल में रखोगे तो कोई भी अगर तुम मूवमेंट चला रहे हो तो मूवमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली क्रश हो जाएगा, अगर आपको बंद कर दिया गया। ये चीजें उन्होंने की सिर्फ इसलिए कि कोई भी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो होगा वो कंट्री के अंदर ना चल पाए। ठीक ना? तो आनंद फानंद में इंपीरियल ब्रिटिश काउंसिल जो था उसने क्या किया कि ये लॉ लगा दिया, रॉलेट एक्ट जो होगा वो वर्किंग भी हो गया, अरेस्ट भी किया जाने लगा। अब इस एक्ट के अगेंस्ट थे इंडियंस, इस एक्ट के अगेंस्ट इंडियंस थे, और उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वैसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जैसा कि महात्मा गांधी कहते हैं, सत्याग्रह करेंगे, कुछ ज्यादा करने वाले नहीं है। और सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने हामी भर दी कि हाँ हम सत्याग्रह करवाएंगे, और हम लोग मूवमेंट बिगिन करेंगे 6 अप्रैल 1919 से।
किस दिन से बिगिन करेंगे? डेट बताइए। 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1997 नहीं, 1919, ठीक ना। और इसके लिए हम आएंगे कहाँ पे? तो पंजाब में, वहां से हम लोग ये मूवमेंट जो होगा बिगिन कर देंगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि 6 अप्रैल को ही ब्रिटेन जो था रिवोल्ट के बारे में तो जानता था। उसने क्या किया कि जितने भी लोग थे, लीडर्स थे, उन सभी को अरेस्ट करना शुरू कर दिया अंडर रॉलेट एक्ट। और इसमें से 2 प्रोमिनेंट लीडर जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए पंजाब से। 2 बहुत ही पॉपुलर लीडर, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, पंजाब के। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया लोगों का। अब और लोग जो थे, अब उनका डिमांड जो था अब बढ़ना शुरू हो गया कि देखो भाई, रॉलेट अगेंस्ट थे हम लोग, और देखो रॉलेट अगेंस्ट के अंदर, रॉलेट एक्ट के अंदर ही हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा रिवोल्ट का इसके जो इंटेंसिटी है इसको बढ़ाते हैं, वाइड स्प्रेड हड़ताल करेंगे हम लोग। महात्मा गांधी ने इस हड़ताल का नाम रखा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या नाम था? नाम बताइएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक ना, कंफ्यूज करेगा क्योंकि सभी बोलते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसमें शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यही पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी का ये यही। अब क्या हुआ कि 10 अप्रैल तक पंजाब के अंदर ना हड़ताल की इंटेंसिटी काफी दिख बढ़ गई। अब लोग जो होंगे वो काम धंधा छोड़ना शुरू कर दिए। लोग जो होंगे अब रैली जो होंगे बहुत सारे निकालना शुरू कर दिए। ठीक है, और ऐसे में महात्मा गांधी को दिल्ली में भी एंट्री करना बैन कर दिया गया। दिल्ली में भी नहीं आएंगे महात्मा गांधी। जब दिल्ली ना पहुंचोगे, तो दिल्ली ना आओगे तो पंजाब कहाँ जाओगे? ठीक है, दिल्ली में भी तुम एंटर नहीं करोगे, बिना लीडर के चलने वाला है। उसके बाद एक पीसफुल प्रोसेशन था। उस फिर पीसफुल प्रोसेशन पे 10 अप्रैल को ब्रिटेन ने गोली चला दी। प्रोसेशन समझ रहे हो ना? प्रोसेशन क्या होता है? हम लोग अपने भाषा में प्रोसेशन बोलते हैं, जो दुर्गा पूजा के बाद निकलता है, छूट भीड़ भाड़ में पूरा का पूरा जुलूस, प्रोसेशन। ठीक है, उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया, फायर कर दिया, कुछ लोग मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि अब मारने के बाद ये जो नॉन वायलेंट वाला ये आइडिया ज्यादा दिन चला नहीं था। नॉन वायलेंट से लोग थोड़े हो गए वायलेंट, और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के जो टेलीग्राफ लाइन्स थे, जो रेलवे थे, उन पे उन्होंने ब्रेक करना शुरू कर दिया। और ब्रिटेन भी डर गई कि अगर टेलीग्राफ, रेलवे, कम्युनिकेशन को उन्होंने ब्रेक कर दिया तो फिर हमारा कॉन्टेक्ट कहीं पे हो नहीं पाएगा। आनंद फानन में क्या होता है कि पंजाब के अंदर लगा दिया जाता है मार्शल लॉ। ठीक है ना, समझ में आई बात? पंजाब के अंदर क्या लगाया गया? मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ के अंदर, इसके अंदर 3 या 3 से अधिक लोग जो होंगे एक जगह पे जमा नहीं हो सकते थे। और दूसरा एक एक्ट चल रहा था पहले से, जो ब्लैक एक्ट है, ब्लैक लॉ है, रॉलेट एक्ट पहले चल रहा है। और जनरल डायर, इसको दे दिया गया कमांड कि तुम जाओ और संभालो पंजाब। बाकी आगे कहानी सबको पता है, जनरल डायर वाली कहानी सभी को पता है ना? यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? तो महात्मा गांधी का ये जो रिवोल्ट है, जहां से शुरू होने वाला था, ये जो वाइड स्प्रेड हड़ताल है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस किया। ठीक ना, तो देखिए जरा यहाँ पे, ये तो हम लोग कर चुके हैं। रॉलेट एक्ट, गांधी जी 1919 डिसाइड करते हैं कि वो नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू करेंगे अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। इसको पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। और इस एक्ट ने इनॉर्मस पावर दे दिया था किसको? ब्रिटेन को, कि वो जो होंगे रिप्लेस कर दे पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और इन्होंने अलाउ किया था किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक आप रख सकते हो जेल के अंदर। ठीक ना। और महात्मा गांधी ने यहाँ पे डिमांड की किसकी? तो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस की, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस की डिमांड की, जो कि शुरू होने वाला था किस डेट को? 6 अप्रैल। ठीक ना, 1990। ठीक, रैली ऑर्गेनाइज किए गए, लोगों ने अपना काम छोड़ा, वर्कशॉप छोड़ दिए। लेकिन क्या होता है, किस डेट को उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है? अटैक कब किया गया? 10 अप्रैल को। बहुत अच्छा, 10, वेरी गुड करना। 10 को उनके ऊपर अटैक किया गया। और उसके बाद क्या होता है कि फिर मार्शल लॉ जो होगा इम्पोज कर दिया गया थ्रू आउट द सिटी। बट जो का पंजाब है वहां पे मार्शल लॉ लग गया। चलो नोट डाउन कर लो इसको जरा।
सिर्फ बोल्ड लाइन लिखिएगा, सभी नोट डाउन करेंगे, कोई नेसेसिटी नहीं है। बोल्ड लाइन लिखोगे, उसके बाद सेंटेंस तुम लोग खुद बना लोगे। डन। आकाश शर्मा, वेट फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आगे। अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब होता है हम तुमसे नाखुश हैं, मेरे मन में कुछ दुख है, कुछ गुस्सा है तुम्हारे अगेंस्ट। असंतुष्टि। वेट आयुष, पहले सभी को नोट कर दो, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को पहुंचेंगे। अपराजिता, आप मुझे पर्सनली चैट करोगे आफ्टर द क्लास। जो क्लासेस बाहर गए थे, वेदर, रश्मि, रागिनी, ठीक ना? ओके, चलिए, सभी नोट कर चुके? अब कितने लोग हैं जो मुझे रॉलेट एक्ट का इंपैक्ट बता सकते हो? रॉलेट एक्ट का इंपैक्ट क्या था इंडिया के ऊपर? आप में से कितने हैं जिनको समझ में आ चुका? पिंकी, कंगना, बस 2 हैंड रेज हुए हैं, इन्हीं को समझ में आया, बाकी किसी को नहीं है। 2 ही हैंड रेज हुए हैं अभी तक। सुमित, बाकी दिव्यांश सिंह, फराज, क्या हो रहा है आप लोग के साथ?
नहीं क्लियर है इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा इस रिवोल्ट का? कुछ नहीं, क्लासेस एकदम लग रहे हैं ऐसे ना जैसे कि कुछ ही लोग इसमें यहाँ पे सिंसियर हैं, कॉन्शियस है, नहीं तो सबके सब जो होंगे लग रहा है सोकर क्लास कर रहे हैं। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे जो मेरे क्लास में अभी सो रहा है खासकर इस चैप्टर में, ठीक ना, वो बिल्कुल क्लास में अटेंड ना रहे, बिल्कुल क्लास में अटेंड ना रहे। टोटली हम ट्राई करेंगे। कल सभी के वीडियो ऑन रहेंगे। कल अपना बैकग्राउंड वगैरह सभी मेंटेन कर लीजिएगा आप लोग, जब भी पूछा जाएगा उसमें वीडियो आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, ओके, हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी। अब देखो याद होगा तुम लोग को यही रॉलेट है, इसकी स्टोरी हम लोग आगे बढ़ाएंगे कल थोड़ा बहुत आगे। आज क्लास में इतना ही, ज्यादा कुछ हम लोग देने वाले नहीं, इतना ही चीज पे समझ में के रखना है आप लोग को। स्टोरी तो सबको पता ही है कि इसके बाद हुआ क्या। एक वर्ड आया था खिलाफत मूवमेंट, मैं आप लोग से पूछना चाहूँ खिलाफत मूवमेंट इंडिया में शुरू किया गया था। इंडिया में शुरू करने वाले दो भाई थे, नाम क्या क्या था? शौकत अली हाँ, और दूसरे का नाम तो शायद सर दूसरे का नाम नहीं याद है। ठीक है, कोई और? शौकत अली एक तो बता दिया गया, सही था। दूसरा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, दो भाई थे। इसके अलावा और भी सपोर्टर थे उनके साथ, एक मुस्लिम सपोर्टर और थे, बहुत ही प्रोमिनेंट। अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, अच्छा। महात्मा गांधी यहाँ पे कहाँ थे? इधर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इनका कहीं नाम इन सभी जगहों पे? यहाँ महात्मा गांधी थे क्या इसमें, इस मूवमेंट में महात्मा गांधी थे कि नहीं थे? यस और नो? यस सर थे। कौन कह रहे हैं? सुमित कह रहे थे। यस सर। ठीक है, महात्मा गांधी थे नहीं, महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी था। तो कल आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे, क्योंकि डिटेलिंग हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग को बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप लोग जानकर आओगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू होगा उसके बारे में, और एक और चीज जालियांवाला बाग मैसेकर। वैसे जालियांवाला बाग मैसेकर सबको क्लियर होगा, अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर ने किया था, और ठीक है, कल आप लोग पढ़ के आएंगे जालियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक कर लोगे सभी? ताकि जब मैं चैप्टर को बहुत शॉर्टली बताऊंगा तो उस समय आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि हम बहुत शॉर्टली लेकर चलेंगे, आप लोग इसको डीपली पढ़ के आए। ओके ना? ओके देन, बाय बाय एवरीवन। अच्छे से सभी रिवाइज करके आएंगे कल के। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, अभी गुड नाइट। चलो बाय सर। बाय।